साथी हाथ बढ़ाना साथी रे फिल्म नया दौर का ये गाना एकता और सहयोग की भावना को दर्शाता है और इसी भावना का दूसरा नाम है संगठन। जी हाँ, बदलते भूराजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया। दुनिया में 300 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और इसी फहरिस्त में एक नाम है आसियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और आज खबरों की एबीसी में बात भारत आसियान की। आसियान एशिया की तीसरी और दुनिया की 7वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। बीते 5 दशकों में जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला रफ्तार पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आसियान खुद के अस्तित्व को स्थिर करने में जुटा है। हाल ही में मलेशिया में आयोजित हुई 22वीं समिट में पूर्वी तिमोर को सदस्य देश के रूप में शामिल कर अपना विस्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान संबंध को ग्लोबल साउथ की आवाज़ करार दिया। आखिर क्यों भारत के लिए अहम है आसियान, इस सवाल का जवाब हर पहलू से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आसियान के विकास और विस्तार की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, तब दुनिया के कई देश असमंजस की स्थिति में थे। करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। कुछ देशों ने दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक नाटो के पीछे चलना तय किया, तो कुछ ने सोवियत संघ के साथ, वहीं कुछ ने तीसरी शक्ति के तौर पर उभर रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ खुद को खड़ा किया। इस बीच दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने एक अलग रुख तय किया। इन देशों ने अपने आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक मेल मिलापों के लिए एक एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसका नाम था आसियान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दरअसल इस संगठन को शुरुआती शेप उन देशों ने दी जो चीन से प्रभावित भी थे और प्रताड़ित भी। एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जब आप जाएंगे तो वहां जो महत्वपूर्ण देश हैं, इन्होंने अपने लिए एक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। साल 1967 में बैंक ऑफ घोषणा पत्र के जरिए 5 देशों फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड ने मिलकर आसियान की नींव रखी। बाद में 5 और देश ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम ने मिलकर आसियान की कुल सदस्यता को 10 तक पहुंचा दिया। और अब 26 साल बाद इस संगठन ने पहली बार अपना विस्तार कर मलेशिया में आयोजित 22वीं समिट के दौरान तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया है। अब आसियान 11 सदस्यीय देशों का संगठन बन चुका है। आसियान का आकार आपको छोटा लग सकता है, लेकिन वास्तव में पिछले 5 दशकों में यह संगठन तेजी से उभरा है। आसियान ने अपने को सफल बनाने की रणनीति में सबसे ज्यादा प्रमुखता दी संवाद यानी डायलॉग को। साल 1994 में इस संगठन ने बाहरी सदस्यों के साथ मिलकर आसियान रीजनल फोरम यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जहां पर क्षेत्रीय शक्तियों के साथ आपस में बातचीत कर बेहतर तालमेल बनाया जाए,
आसियान ने यह भी तय किया कि वो एक दूसरे देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करेगा और बहुत ज्यादा राजनीतिक मामलों में न उलझकर अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देगा। साल 2003 में आसियान ने अपने 3 स्तंभों की घोषणा की। उद्देश्य था आसियान को बहुमुखी भूमिका की तरफ ले जाना। इसमें पहला स्तंभ था आसियान सुरक्षा समुदाय। इस समुदाय का लक्ष्य नाटो सीटों की तरह किसी भी मुल्क के साथ या खिलाफ युद्ध में एकजुट होने का नहीं था, बल्कि किसी भी विवाद को सैन्य विवाद तक पहुंचने से रोकना था। दूसरा स्तंभ था आसियान आर्थिक समुदाय। कैसे एक साझा बाजार बनाया जाए और मिलजुल कर व्यापार किया जाए ताकि आर्थिक तरक्की हो सके। और तीसरे स्तंभ का नाम था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जहां पर यह तय किया गया कि अगर हमारा समाज और संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और सॉफ्ट पावर इंपैक्ट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आसियान देशों की प्रगति होगी और सभी विवाद के मोड़ से बचे रहेंगे। आसियान देशों ने आपसी भाईचारे के इस महत्व को समझा और संवाद को बेहतर और मजबूत किया। एक नई पद्धति को जन्म दिया गया जिसे आसियान शैली यानी आसियान वे कहा गया। क्या है आसियान शैली? आसियान शैली आसियान देशों की अनौपचारिक बातचीत और मेलजोल का एक तरीका है। तरीका कि कैसे इनफॉर्मल तरीके से आपसी बातचीत के जरिए मेल मिलाप कर एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं। इस तरह आसियान ने विजन 2020 की घोषणा भी की, जिसका लक्ष्य था एक बहुमुखी भूमिका का अनुकरण। निसंदेह अभी तक कई पेचीदगियों के बावजूद आसियान ने अपने आप को एक संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आसियान की नियति सफल होना नहीं थी। आसियान की स्थापना से ही कुछ संशय थे, लेकिन आसियान ने प्रगतिशील अप्रोच और खुद को बदलती विश्व व्यवस्था के हिसाब से ढाला। नतीजा आज भी ARF यानी आसियान रीजनल फोरम आसियान केंद्रित सबसे बड़ा संगठन है, जिसके 27 सदस्य देश हैं। इसके अहम फैसलों में 1976 में दोस्ती और सहयोग की संधि करना शामिल था। ये संधि आसियान के सदस्य देशों के बीच हुई और तय हुआ कि इसमें कोई भी इच्छुक देश शामिल हो सकता है। आज ट्रीटी ऑन एमिटी एंड कोऑपरेशन के 43 सदस्य देश हैं। 2015 में आसियान ने आर्थिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदायों का गठन किया। फिलहाल वो अपनी ज्यादातर गतिविधियां इन्हीं के जरिए संचालित करता है। भारत आसियान मिलकर दुनिया की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, बल्कि गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों की डोर से जुड़े हैं। 21वीं सदी भारत आसियान की है। यह भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मलेशिया में आयोजित 22वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जताया। 22वीं समिट ने एक बार फिर से आसियान और भारत के संबंधों की टाइमलाइन को समझने और भविष्य की भागीदारी को चर्चा का विषय बना दिया है। आखिर क्यों भारत के लिए खास है आसियान? कैसे मजबूत हुए भारत आसियान के ये रिश्ते? देखते हैं ये रिपोर्ट। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम पर आधारित 22वां आसियान शिखर सम्मेलन विकसित भारत 2047 और आसियान कम्युनिटी विजन 2045 के लक्ष्यों को हासिल करने के साझा प्रयासों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत आसियान की है। हम मिलकर ग्लोबल साउथ की उभरती हुई आवाज बन सकते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं।
हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। भारत और आसियान संबंध शुरू से ही बेहतर रहे हैं। अनिश्चितताओं के दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है। 34 साल पहले साल 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय में लुक ईस्ट पॉलिसी पर काम हुआ, जिसमें आसियान देशों के करीब आने की कोशिश की गई और 1992 में क्षेत्रीय साझेदार बनकर पूरी हुई। 1996 में भारत आसियान संवाद साझेदार बने। 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदार बने। साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में आसियान भारत का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। 2012 में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेडेशन हुआ और 2014 में NDA सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसियान के साथ जोड़ने के प्रयास और एग्रेसिव होकर आसियान देशों के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई। 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक इसे उन्नत किया गया। भारत के लिए आसियान एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में अगर भारत अपने संबंध बेहतर बनाता है तो भारत की आर्थिक प्रगति और सुरक्षा के लिहाज से ये अहम है। जिस तरह से एशिया में चीन और अमेरिका लगातार दखल देने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आसियान का वैकल्पिक केंद्र के रूप में बढ़ना और भारत के करीब आना सुरक्षा, व्यापार और प्रगति के लिहाज से शुभ संकेत है। डिजिटल रेवोल्यूशन और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच सुरक्षा, व्यापार, फूड सिक्योरिटी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना भारत आसियान के कॉमन एजेंडे हैं। अगर इस एजेंडे पर भारत आसियान के रिश्ते मजबूत होते हैं तो आप मानिए आसियान 2045 और विकसित भारत 2047 की कल्पना को बल मिलेगा। साथ ही ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में साझा हितों के साथ कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 34 साल पुराने भारत आसियान के सामने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच आपसी संबंधों की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ना है। रूस यूक्रेन युद्ध, गजा इजराइल, अमेरिका की चीन से तल्खी और इधर चीन वियतनाम और फिलीपींस के बीच तनातनी की आंच की तपिश से बचना आसियान देशों के लिए जहां एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं इन चुनौतियों से दूर खुद को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मोर्चे पर मजबूत करने के बड़े और व्यापक अवसर भी हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों का संगठन है जो भारत के लिए व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा का प्रमुख साझेदार है। इनका व्यापार वर्तमान में 120 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में आसियान भी एक है। भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11% योगदान आसियान का है। सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा साझेदार और छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिहाज से सिंगापुर की भारत के कुल व्यापार में लगभग 3% हिस्सेदारी है और ये 14.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसके अलावा भारत आसियान की साझेदारी को रक्षा सहयोग से भी बल मिल सकता है
गौरतलब है कि भारत धीरे धीरे एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है और आसियान देशों को सैन्य हार्डवेयर एवं प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है। हाल ही में फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भारत ने फिलीपींस को सौंपी है। एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित खरीदार होंगे। वहीं अगर बात करें ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो भारत आसियान संबंध, सुरक्षा और भरोसे की लहर पर सवार होकर डिजास्टर मैनेजमेंट, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर व्यावसायिकों और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2026 को भारत आसियान का ब्लू इकोनॉमी वर्ष घोषित किया गया है। भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। HADR, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। टेक वर्ल्ड के इस दौर में जरूरी है कि भारत आसियान देशों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिहाज से समुद्री संपर्क, हवाई मार्ग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए IMT, ट्रिलैटरल हाईवे और KMMT परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स, इंटर ऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स लागू करना, जिससे भारत की डेटा संप्रभुता और आसियान की उदार डिजिटल व्यापार प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है। और भारत सिंगापुर UPI लिंकेज जैसी द्विपक्षीय पहलों को क्षेत्रीय डिजिटल भुगतान ढांचे में विस्तारित किया जाना मौजूदा वक्त की जरूरत है और भारत आसियान देश इसे बखूबी समझ भी रहे हैं। भारत आसियान संबंध एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण की आधारशिला है, जो साझा प्रगति, रणनीतिक विश्वास और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। कनेक्टिविटी, डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करके यह साझेदारी भविष्य के विजन को मजबूत आधार दे सकती है। खबरों की ABC में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद TV। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।